कभी कभी इंसान की ख्वाहिश उसे वो दिन देखने पर मजबूर कर देती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी ख्वाहिश जब जुनून का रूप लेने लगी तो मैंने हर हद को पार करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल को पा लेना चाहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करने की मुझे वो कीमत अदा करनी पड़ेगी कि मेरी सारी ज़िंदगी दांव पर लग जाएगी। आज मैं वो सब याद करती हूँ जो मेरे साथ हुआ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन भी मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके वीडियो बना रही थी कि बाहर से मम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। जैसे तैसे वीडियो पूरी करके अपने अकाउंट पर अपलोड की और दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो मम्मी की गालियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। ये कोई नई बात नहीं थी। इस घर में अगर कोई मेरा दुश्मन था तो वो सिर्फ मम्मी ही थी। कमरे से बाहर निकलने के बाद मैं जब तक मम्मी के पास पहुंची, मम्मी वहां पर मौजूद पापा को मेरी ना जाने कितनी शिकायत कर चुकी थी और पापा हमेशा की तरह सर झुकाए सुन रहे थे। मुझे देखते ही कहने लगे कि अपनी मम्मी को ना सताया कर और बात मान लिया कर। मैंने पापा से कहा कि मैं मम्मी को कब सताती हूँ, बल्कि उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरे ये कहने की देर थी कि मम्मी दोबारा से गालियां देना शुरू हो गई तो मैं खामोशी से किचन में चली गई और जाकर काम करने लगी। मेरा नाम अनीता है और मेरा ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था। हमारा छोटा सा घर था मगर बहुत खूबसूरत घर था। लेकिन घर में रहने वाले लोग खूबसूरत नहीं थे, क्योंकि आपस के रिश्ते में तनाव था और ये सब कुछ सिर्फ मम्मी की वजह से था। मेरे पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी तनख्वाह इतनी भी कम नहीं थी जितने मम्मी रोने रोती थी। और सच कहूँ तो मम्मी के सारे रोने सिर्फ मेरे और मेरी बहन की वजह से थे। ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब उस खूबसूरत घर में पापा मम्मी के साथ हम दोनों बहनें बहुत खुशी खुशी रहती थी। मैं बड़ी थी इसलिए ज़्यादा समझदार थी। छोटी बहन मुझसे 3 साल उम्र में छोटी थी। बड़ी होने के बावजूद मैं ही मम्मी की लाडली बेटी थी, क्योंकि मम्मी कहती थी कि मैं ही उनको माँ बनने का पहला सुख दी हूँ। और मैं इस बात पर अक्सर अपनी छोटी बहन को चिढ़ाया करती थी। पापा हमारी शरारतों को देखकर खुश होते और कहते कि एक दिन ये दोनों चिड़िया हमारे घर के आंगन से उड़ जाएगी और हमारा घर सूना हो जाएगा। क्योंकि मम्मी पापा का कोई बेटा नहीं था। पापा को तो बेटे की कोई ख़ास ख्वाहिश भी नहीं थी, लेकिन मम्मी चाहती थी कि उनका एक बेटा हो जो उनके बुढ़ापे का सहारा और बहनों का आसरा बन सके। मगर ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहन के पैदा होने के बाद 9 साल गुजर चुके थे, लेकिन हमारे घर में कोई भाई नहीं आया। पापा सरकारी स्कूल में नौकरी करते थे और हम मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते थे। पापा चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि उनको ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर बाप या भाई के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मगर मम्मी कहती थी कि औरत जितनी मर्ज़ी पढ़ लिख जाए या कमाने लग जाए, एक मर्द के बगैर वो अधूरी ही रहती है। तो पापा मुस्कुराकर कहते कि मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी तो वो भी अपने पति के साथ अपने अपने घर में खुश रहेगी। इस बात पर मम्मी का एक ही जवाब होता था कि हमारे घर में तो कोई नहीं होगा ना जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके और हमारे बाद बहनों के लिए मायके का दरवाज़ा खुला रखे। मेरे पापा इस बात पर खामोश हो जाते। वो जानते थे कि मम्मी को कभी भी नहीं समझा सकते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक दिन पापा और मम्मी किसी रिश्तेदार से मिलने उनके घर गए और वापसी पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पापा को कुछ चोटें आई थी, मगर मम्मी इस दुनिया से जा चुकी थी। ये एक ऐसा क़यामत था जो एक साथ पापा, मेरी छोटी बहन और मुझ पर टूटा था। हमारा हंसता खेलता घर खामोश हो गया। समझ ही नहीं आता था कि हम लोग क्या करें। रिश्तेदार और मोहल्ले वाले अफसोस करने आते तो पापा को दूसरी शादी के मशवरे देने लग जाते और कहते कि बच्चियां बहुत छोटी है, इसलिए घर में किसी औरत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो जॉब करते हो और फिर वैसे भी बाहर आना जाना पड़ता है। अकेले कैसे इनको पालेंगे। हालांकि पापा दूसरी शादी के लिए नहीं मानते थे। वो कहते थे कि बच्चियां मेरी इतनी भी छोटी नहीं हैं कि इनको माँ की ज़रूरत पड़े और मैं खुद ही अपने घर को देख लूँगा। पापा सुबह को स्कूल जाने से पहले नाश्ता बनाकर हम दोनों को करवाकर फिर हमें स्कूल छोड़ने और खुद भी जॉब पर चले जाते थे। वापसी पर हम खुद ही घर आ जाते और पड़ोस वाली आंटी से चाबी लेकर अपने घर का दरवाज़ा खोल लेते।
क्योंकि पापा की छुट्टी देर से होती थी। उन्हें घर आते आते 3 बज जाते थे। तब तक हमारा भूख से बुरा हाल हो जाता था। पापा आते हुए खाना लेकर आते थे। हम वो खाना खाते, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मम्मी ने कभी भी हमें बाज़ार का खाना खाने नहीं दिया था। फिर देर भी बहुत हो जाती थी। छोटी बहन तो भूख के मारे रोने लग जाती थी। फिर पापा ने रात को खाना बनाना शुरू कर दिए, ताकि वही खाना अगले दिन हम खा सकें। सफाई और बर्तन वगैरह मैं कर लेती थी, लेकिन और भी घर के बहुत से काम थे। बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जो पापा अकेले निभा रहे थे। एक दिन जब हम स्कूल से वापस आए तो मैं खाना गरम करने गई, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से मेरा हाथ जल गया। और उसी दिन मेरी छोटी बहन घर में झाड़ू लगा रही थी। क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, इसलिए उसे काम करना पड़ा। लेकिन झाड़ू लगाते लगाते उसे चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर पड़ी। क्योंकि गर्मी बहुत थी और भी कुछ न कुछ ऐसा होता रहता था कि पापा को मजबूर होकर दूसरी शादी का फैसला करना पड़ा। हमारी पहचान वाली एक औरत ने पापा के लिए 2-3 रिश्ते बताए, लेकिन पापा चाहते थे कि वो किसी विधवा या डिवोर्स दी हुई औरत से शादी करेंगे, बेशक उसके बच्चे भी हो, ताकि उसके बच्चों का भी सहारा बन सके। हम दोनों बहन पापा की दूसरी शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर सबने मिलजुल कर हमें समझाया तो हम मान गए कि हमारे घर में नई मम्मी आ जाएगी जो हमारा ख्याल रखेगी तो अच्छा ही होगा। इस तरह पापा की शादी जिस औरत से हुई, उसकी पहले से एक बेटी थी। जब वो पापा से शादी करके आई तो उसकी बेटी 3 साल की थी। वो औरत डिवोर्स दी हुई और बेटा ना होने की वजह से पहली बेटी पैदा होने पर पति ने डिवोर्स दे दी थी और अब बच्ची 3 साल की हो चुकी थी जब वो औरत पापा से शादी करके हमारे घर आई। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारी माँ नहीं बन सकी, उल्टा उसने हमसे हमारा बाप भी छीन लिया। मेरे दिल में कुछ ज़्यादा ही जहर बढ़ता जा रहा था और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। अगर मैं ना होती तो पता नहीं वो मेरी बहन के साथ कैसा व्यवहार करती। इसलिए मैंने अपनी बहन का ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। हम दोनों बहनों का एक कमरा था, जबकि वो माँ बेटी अलग कमरे में सोया करती थी। वो पापा के कमरे में अपनी बेटी की वजह से नहीं सोती थी। और फिर शादी के 2 साल बाद जब पापा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हम सब खुश हुए। लेकिन सौतेली मम्मी ने अपनी बेटी और अपने बेटे को हमसे दूर रखने की पूरी कोशिश की। सौतेली मम्मी का इरादा था कि जैसे ही हम दोनों बहनें जवान हो जाए तो हमारी शादी करके हमें इस घर से विदा कर दे, ताकि उनके बच्चे और वो आराम से यहाँ रह सके। हालांकि हम तो किसी को कुछ नहीं कहते थे, बल्कि पापा के ना होने पर हम मम्मी के बहुत सारे काम भी कर देते थे। इसके बावजूद वो कभी हमसे खुश नहीं होती थी। और फिर जब मैंने मैट्रिक किया तो मम्मी ने पूरा जोर लगाया कि पापा मुझे स्कूल से निकलवा कर घर बैठा ले, लेकिन पापा ने मम्मी की बात नहीं मानी और मेरा कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। मेरी बहन और सौतेली बहन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। फिर भाई भी वही स्कूल में पढ़ने लग गया। सिर्फ मैं थी जो कॉलेज जाया करती थी और पापा ही मुझे छोड़ने और लेने जाते थे। कॉलेज में आने जाने की वजह से मेरे अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल का शौक़ बढ़ता गया। पापा ने मुझे मेरी फरमाइश पर टच फ़ोन लेकर दिया, जो मम्मी को एक आंख नहीं भाता था। लेकिन मैं अपनी ज़हनी उलझनों और घर के माहौल से बचने के लिए सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। ऐसे ही मुझे मॉडलिंग का शौक़ पैदा हो गया और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दी। ये बात पापा भी जानते थे। शुरू में उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन मैं नहीं मानती थी, तो फिर वो खामोश हो गए। लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे सुकून से नहीं रहने दिया। उनकी तो बस एक ही ख्वाहिश और कोशिश थी कि हम दोनों बहनें इस घर से जल्दी दफ़ा हो जाए, ताकि उनका रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाए। कॉलेज में मेरी दोस्ती पूजा से हुई। उसका ताल्लुक़ एक अमीर फैमिली से था, इसलिए मैं कोशिश करके उसके करीब होती गई। पूजा अपने मम्मी पापा की एकलौती औलाद थी। उसके पापा अच्छे खासे दौलतमंद इंसान थे और उस सारी जायदाद की वो एकलौती वारिस थी। लेकिन वो एक सुलझी हुई अच्छी लड़की थी। रुपए पैसे की फिरौनी ने उसकी आदतें ख़राब नहीं की थी। जब मेरी दोस्ती पूजा से हुई तो मैंने उसे अपनी वीडियो के बारे में बताया और ये भी कि मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक़ है। तो उसने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मेरी वीडियो देखी तो कहने लगी कि तुम्हारे अंदर तो मॉडल बनने के पूरे चांसेस है, तुम क्यों नहीं इस काम में जाने की कोशिश करती हो। मैंने उसे अपने घर के सारे हालात बता दिए। वो कहने लगी कि तुम्हें सबसे पहले तो मॉडलिंग की दुनिया में जाने की कोशिश करनी चाहिए
और उसके लिए अलग ऑडिशन होते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि तुम किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटो खिंचवाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकती हो, और ये प्राइवेट कंपनीज़ होती है। इस वजह से तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, और जब तुम्हें बड़े प्रोजेक्ट मिलने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। फिर तो तुम्हें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना लाइफ स्टाइल खुद ही ठीक कर सकोगी। मुझे पूजा की बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसकी बात पर सोचना शुरू कर दिया। फिर पूजा ने मुझे मशवरा दिया कि मैं उसके साथ उसके घर जाकर मॉडलिंग के लिए फ़ोटो बनवाकर अलग अलग लोगों को दिखा सकती हूँ। मगर मैंने पूजा से कहा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को हायर कर सकूं, और फिर इसमें तो अच्छे कपड़े पहनने की भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी पार्लर भी जाना पड़ेगा। उस सब के लिए कम से कम मेरे पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि मैं शुरुआत कर सकूं। तो पूजा कहने लगी कि तुम मुझे फ्रेंड भी कहती हो और पराया भी कर देती हो। तुम पैसों की फ़िक्र क्यों करती हो? तुम्हारे लिए मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई और मैंने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद मैंने पापा से बात की कि मुझे पढ़ाई के सिलसिले में अपनी सहेली के घर जाना पड़ेगा ताकि पेपरों की अच्छे से तैयारी कर सकूं। पहले तो पापा ने इनकार किया, लेकिन फिर मेरे मनाने पर वो मान गए। इस तरह मैं कॉलेज के बाद पूजा के साथ उसके घर चली जाती थी। 2-3 दिन तक ऐसे ही जाती रही, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी थी। पूजा के कज़िन ने किसी फ़ोटोग्राफ़र का बताया था, वो उसका पहचान वाला था, इसलिए वो कम पेमेंट पर काम करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, इस वजह से मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। मैं रोज़ कॉलेज के बाद पूजा के साथ ही उसके घर चली जाती थी, और शाम को वो मुझे ड्राइवर के साथ घर भेज देती थी। इसलिए पापा को तसल्ली थी, क्योंकि एक मर्तबा जब पूजा हमारे घर आई थी तो पापा उससे मिल चुके थे। उसके बावजूद पापा कहते थे कि बड़े लोगों की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए ख्याल रखना। तो मैं उन्हें तसल्ली देती, लेकिन मेरी मम्मी पूरी कोशिश करती थी कि पापा को मेरे खिलाफ़ भड़काती रहे। मगर मुझे मम्मी की कोई परवाह नहीं थी, और मैं अपनी बहन को सारी बात बता रखी थी ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे कि जब मुझे काम मिलने लग जाएगा तो मैं उसे लेकर इस घर से चली जाऊंगी। पहले तो उसने भी मुझे समझाने और मना करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इस घर से जाने की बात की तो वो खामोश हो गई, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि हमारी जान इस घर से छूटे। एक हफ्ते के अंदर ही पूजा के कज़िन ने फ़ोटोग्राफ़र का इंतज़ाम किया, और मुझे पूजा ने अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए, जिसे पहनकर मैंने फ़ोटो खिंचवाई। मेरे नए नक्श वैसे ही बहुत अच्छे थे, और मेरा रंग भी रूप गोरा था, इसलिए अच्छे कपड़े पहनकर थोड़ा सा तैयार होकर मैं तो वाकई मॉडल लग रही थी। पहले दिन तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र मुझे अजीब अजीब से पोज़ बनाने का कह रहा था, लेकिन पूजा भी वहाँ कमरे में मौजूद थी, इस वजह से मेरा कुछ हौसला बढ़ रहा था। जब फ़ोटो शूट हो गया और उसने हमें कैमरे में फ़ोटो दिखाया तो हम दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि फ़ोटो बहुत अच्छी थी। फिर उसने वो फ़ोटो एडिट करने के लिए वक्त लिया और वहाँ से चला गया। 3-4 दिन बाद उसने वो फ़ोटो एडिट करके हमें भेज दिया, तो खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बहुत खूबसूरत एडिटिंग हुई थी। फिर मैं और पूजा ने अलग अलग वेबसाइट पर लोगों को वो फ़ोटो भेजने लगे, लेकिन 1-1.5 हफ्ता लगातार इंतज़ार करने के बाद जब कोई रिस्पांस नहीं आया तो दोबारा उस फ़ोटोग्राफ़र को बुलवाया और दोबारा से फ़ोटो बनवाने लगी। इस बार उसने कहा कि जीन्स वगैरह पहनकर भी फ़ोटो खिंचवाओ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब पूजा ने समझाया कि ये सब तो करना पड़ेगा, फिर मैंने पूजा की जीन्स और शर्ट पहनकर फ़ोटो खिंचवाई। लेकिन फिर ऐसा ही हुआ, 2 हफ्ते गुजरने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तीसरी मर्तबा जब फ़ोटोग्राफ़र को बुलवाया तो वो अपने साथ कुछ ड्रेसेस लेकर आया था। उसने कहा कि ये ड्रेस ख़ास तौर पर मॉडल्स के लिए होते हैं और वो इन्हें पहनकर फ़ोटोग्राफ़ी करवाती है। ऐसे फ़ोटो के चार्ज हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ड्रेस हमारा रहता है। पहले तो मैं ये सुनकर खुश हो गई कि मुझे ड्रेस ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मैंने ड्रेस देखी तो मेरी खुशी फीकी पड़ गई, क्योंकि वो बहुत पतले कपड़े थे, जिसमें से थोड़ा बहुत जिस्म भी दिखता। मैंने सोचा कि ये काम ना ही करूँ तो बेहतर है, कल को पापा को पता चल जाएगा तो बहुत बुरा होगा।
लेकिन पूजा ने दोबारा से मेरा हौसला बढ़ाया और कहने लगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये फ़ोटो तो मॉडल की ऑडिशन के लिए होती है और ये कहीं पर वायरल नहीं की जाती है। तो मैंने उसके कहने पर वो ड्रेस पहनकर फ़ोटो खिंचवाई। हालांकि वो कुछ इतनी ज़्यादा भी बोल्ड पिक्चर्स नहीं थी, उसके बावजूद मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग सलवार सूट और दुपट्टे के अलावा और कोई ड्रेस ही नहीं पहनते थे। इसलिए एक गैर आदमी के सामने इस तरह के कपड़े पहनकर और फिर फ़ोटो अलग अलग लोगों को भेजना बहुत मुश्किल काम था। मगर मैंने अपने शौक़ और कामयाब होने के लिए ये भी किया। एक हफ्ते के अंदर ही 2-3 लोगों ने हमसे बात की और मुझे छोटे मोटे 3-4 प्रोजेक्ट ऑफ़र किए। वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और मैं इस फील्ड में बिल्कुल नई थी। इस वजह से मेरी जो पहली पेमेंट मिली वो बहुत कम थी, लेकिन मैंने पूजा के कहने पर कम पेमेंट पर भी काम किया। पूजा वहाँ भी मेरे साथ ही गई थी और जब मैं वहाँ काम करने के बाद पेमेंट लेके पूजा के घर पहुँची तो खुशी के मारे उछलने लगी। मैंने पूजा को गले से लगाकर कहा कि मेरी पहली कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो शायद ही मेरा ये ख्वाब पूरा होता। तब पूजा कहने लगी कि अभी ख्वाब पूरे थोड़ी हुए हैं, अभी तो शुरुआत है, तुम बहुत आगे जाओगी। मैं फिर शाम को अपने घर चली गई और रात को अपनी बहन को जब सारी बात बताई और पेमेंट उसे दिखाई तो वो भी खुश हुई। उसने मुझसे कहा कि मुझे भी वो फ़ोटो दिखाओ जो तुमने बनवाए हैं और काम क्या किया है। तब मैंने उसे बताया कि एक छोटा सा कमर्शियल था, फ़िलहाल तो उसमें काम किया है लेकिन वो टीवी पर नहीं आएगा। और फिर मैंने उसे फ़ोटो दिखाई तो वो मुझसे कहने लगी कि इस तरह के कपड़े पहनकर तुम फ़ोटो खिंचवाओगी, क्या ये अच्छी बात है? मैंने उसे कहा कि तुम अभी छोटी हो, इन चीज़ों को नहीं समझती, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे चलकर सब सेट हो जाएगा। फिर मैं इतनी बड़ी मॉडल बन जाऊंगी कि मुझे ऐसे कपड़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा मुंह देखने लगी। वो समझ गई थी कि मुझे कुछ भी समझाना बेकार है और मैं अपने ख्वाबों के पीछे भागती हुई आराम से सो गई। फिर ये सिलसिला चल निकला। यहाँ मम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र थी। वो इसलिए नहीं कि वो मेरी परवाह करती थी, बल्कि सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो मुझे इस घर से बाहर करना चाहती थी। वो पापा के पीछे पड़ी हुई थी कि अब अनीता की शादी कर देनी चाहिए। पापा ने मम्मी से कह दिया कि कोई रिश्ता देखो, फिर बात करते हैं। दूसरी तरफ छुप छुपाकर मेरी मॉडलिंग चालू थी। हर हफ्ते बाद पूजा के घर में फ़ोटोग्राफ़र आता और मेरा फ़ोटो खींच कर ले जाता और फिर मुझे छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिलते रहते थे। ऐसे ही 4 महीने गुजर गए। एक शाम मुझे अपने घर जाते हुए देर हो गई, बहुत अंधेरा हो गया था। उस दिन मुझे एटीएम से कुछ पैसे भी निकालने थे, इसलिए मैंने मेन रोड पर ही गाड़ी रुकवा ली और ड्राइवर को वापस जाने के लिए कह दिया। मेन रोड से हमारा घर बिल्कुल पास में ही था। मैं एटीएम से पैसे निकाल कर निकली और उसी वक्त मेरे सामने एक फ़कीर आ गया जो मुझसे कुछ बात करने लगा, लेकिन मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने इनकार कर दिया और कहने लगा कि तेरा मॉडल बनने का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि उसे ये बात कैसे पता चली कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। मुझे हैरान देखकर वो कहने लगा कि मैं सब जानता हूँ और मेरे पास तेरे ख्वाबों की ताबीर भी है। अगर तू चाहती है कि रातों रात कामयाब मॉडल बन जाए तो कल रात इस एड्रेस पर आ जाना और बिल्कुल अकेली आना। ये कहकर वो रोड पर एक तरफ चलने लगा। मैं वहीं खड़ी ये सोच रही थी कि क्या मुझे रात के वक्त अकेले इस एड्रेस पर जाना चाहिए। उसी वक्त उस फ़कीर ने मुड़कर पीछे मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कामयाब मॉडल बनना है तो इस डर को अपने दिल से निकालना होगा, वरना ऐसे तुम कभी आगे नहीं जा सकोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने घर पहुँच गई और फिर सारी रात और पूरे दिन यही सब सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इस बारे में पूजा से बात करने का सोचा, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई। अगर पूजा ने मना कर दिया और ये मौका मेरे हाथ से निकल गया तो क्या होगा। लेकिन फिर रात जब हुई तो मैंने जाने से कुछ देर पहले उसे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया और उसकी बात सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। रात के 12 बज चुके थे और सब घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। तब मैंने अपने पलंग पर तकिया रखकर ऊपर कंबल डाल दी और चादर लेकर खामोशी से बाहर निकल गई।
मेरे पास मेरा शोल्डर पर्स था जिसमें मोबाइल और कुछ कैश भी रखा हुआ था। मैं रिक्शा रुकवाकर उस एड्रेस की तरफ जाने के लिए रिक्शे में बैठ गई और दिल में सोचने लगी कि एक फ़कीर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस वक्त वो फ़कीर मुझे क्यों बुलाया। फिर मैंने सारी सोच दिमाग से झटक दी और खामोश होकर बैठ गई। आधे घंटे के बाद मैं उस एड्रेस पर पहुंच गई। वो एक बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें सेकंड और थर्ड फ्लोर पर होटल था। मैं वहां गई और रिसेप्शन पर वो नाम पूछा जो उस एड्रेस में लिखा हुआ था। तो रिसेप्शन वाली ने मुझे रूम नंबर बताया। मैं डरते डरते उस रूम की तरफ जा रही थी और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो फ़कीर अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे देखते ही कहने लगा कि आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अंदर चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वहाँ अंदर वाले दरवाजे से 5 आदमी कमरे में आए तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि मैं किसी बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। मैंने उस फ़कीर से कहा कि ये सब क्या है और ये लोग कौन हैं? तो वो कहने लगा कि ये बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े कि तुम्हारी कामयाबी और ख्वाबों की ताबीर इनके हाथों में है। तुम इनके सामने ये कपड़े पहनकर मॉडलिंग करो, ये इसी वक्त कोई बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि हो सकता है वो पांचों कोई ऐसे ही इंसान हो जैसे वो फ़कीर बता रहा था। मैंने उससे ड्रेस लेकर वॉशरूम का पूछा तो उसने मुझे एक तरफ इशारा कर दिया। मैं वॉशरूम में चली गई, लेकिन जब मैंने ड्रेस को बैग से बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो ऐसे कपड़े थे जिनको पहनने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं वो कपड़ों का बैग वहीं रखकर वॉशरूम से बाहर निकल आई और अपनी चादर को ठीक से ओढ़ लिया। मुझे बाहर देखकर वो फ़कीर जल्दी से बोला कि तुम ऐसे ही बाहर क्यों आ गई हो, कपड़े बदल कर आओ। तो मैंने कहा कि मुझे कोई काम नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी उस फ़कीर ने मेरा रास्ता रोक लिया और वो पांचों आदमी भी हंसने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़मीन यहीं फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। पता नहीं क्यों मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की थी और रात के इस वक्त अकेले इस होटल में आ गई थी। काश मैं पूजा को लेकर आती या मैं आती ही नहीं। पता नहीं कौन कौन से ख्याल मेरे दिल में आ रहे थे। मैं रोने लगी और उनके सामने हाथ जोड़ने लगी कि मुझे जाने दो। तो फ़कीर कहने लगा कि तुम हमें गलत समझ रही हो। हम 6 ऐसे इंसान हैं जो तुम्हें एक से बढ़कर एक काम दे सकते हैं। बस तुम हमारा छोटा सा काम कर दो और वो कपड़े पहनकर आ जाओ। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैं वहीं बेबस खड़ी रो रही थी। इतने में दरवाज़ा खुला और सामने पूजा और उसका कज़िन खड़े थे। साथ ही रिसेप्शन वाली लड़की भी थी जिसने दूसरी चाबी से वो दरवाज़ा खोला था। पूजा को देखते ही मैं उसके गले लग गई और खूब रोने लगी। उसने उन लोगों को बुरा भला कहा और मुझे लेकर वहाँ से चली गई। हम दोनों कार में पीछे बैठे थे और पूजा का कज़िन कार चला रहा था। मैं बस रोए जा रही थी तो पूजा ने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो तो शुक्र है एंड टाइम पर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया और मैंने उसी वक्त अपने कज़िन को बुला लिया। और मैं जैसे ही तुम्हारे घर के रोड तक पहुंची तो मैंने तुम्हें रिक्शे में बैठते हुए देख लिया था। उस वक्त से तुम्हारा पीछा करते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम किस कमरे में हो। बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ कमरे तक आई। मैंने एक मर्तबा फिर से पूजा को गले लगा लिया और रोती रही। उसने मुझे हौसला और तसल्ली दी और कहने लगी कि मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम किसी गलत रास्ते पर चलो या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। बस तुम्हारा साथ दिया। जहाँ तक मुझे सही लगा वो मैंने तुम्हें करने दिया। लेकिन अब रोने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया है। अब तुम भी समझ गई होगी कि अपने ख्वाबों को पाने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, वरना नुकसान अपना ही होता है। फिर उसने मुझे घर के सामने ड्रॉप किया और जब मैं गेट के अंदर चली गई और कमरे में जाकर उसे मैसेज किया तो वो वहाँ से चली गई। अगले दिन मैं बिस्तर से उठी नहीं। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। ना मैंने खाना खाया, ना किसी से बात की।
तो मम्मी भी बड़ी परेशान हो गई। मेरे कमरे में आकर कहने लगी कि आज मुझसे लड़ाई नहीं करोगी क्या? मेरा दिल नहीं लग रहा है। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने मम्मी को गले से लगा लिया। मम्मी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा जुल्म किया है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं देख सकती। मैं मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद पूजा भी आ गई और फिर हमने बैठकर खाना खाया। इस बात को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन जब भी याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस रात पूजा न आती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, मगर ऐसा शॉर्टकट रास्ता अपनाना हमेशा नुकसान पहुँचाता है, जिसके रास्तों को सही तौर पर देखा ना जा सके। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।